तो आज मैं आपको हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का एपिसोड 1 की कहानी एक्सप्लेन करूंगी। कहानी की शुरुआत एक अकेली भेड़ से होती है जो पहाड़ों के बीच शांति से घूम रही थी, लेकिन तभी आसमान से एक विशाल ड्रैगन नीचे आता है और पल भर में उस भेड़ को निगल जाता है। इसी क्षण हमें एहसास होता है कि ये कोई साधारण ड्रैगन नहीं बल्कि खतरनाक शीप स्टीलर है। दूसरी तरफ रेना टारगेरियन लगातार इस ड्रैगन का पीछा कर रही है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी भी कीमत पर इसे अपने नियंत्रण में लेना चाहती हो। सीन अब शिफ्ट होता है किंग्स लैंडिंग में, जहाँ प्रिंस एमंड टारगेरियन मिस्टर ऑनरवाइल से किंग एगोन की जानकारी मांग रहा है। एगोन राजधानी छोड़कर गायब हो चुका है और यही बात एमंड को बेहद गुस्से में डाल देती है। एमंड लगभग ऑरवाइल को सजा देने ही वाला था कि तभी उसे पता चलता है कि लैरिस स्ट्रॉन्ग भी एगोन के साथ शहर से निकल चुका है। ये खबर सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। अब कहानी एगोन और लैरिस की तरफ बढ़ती है। दोनों एक घोड़ा गाड़ी में सफर कर रहे हैं। एगोन की हालत अभी भी बेहद खराब थी। पिछले सीजन में वेघर के ड्रैगन फायर ने उसे बुरी तरह जला दिया था और उसके घाव अब तक पूरी तरह नहीं भरे थे। दर्द से परेशान होकर एगोन लोरिस से मिल्क ऑफ द पॉपी मांगता है, जो उस समय एक शक्तिशाली दर्द से राहत देने वाली दवा की तरह इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन लोरिस उसे बताता है कि जल्दबाजी में निकलने की वजह से वो ये दवा साथ नहीं ला पाया। इसी बातचीत के बीच उनकी गाड़ी को कुछ सैनिक रोक लेते हैं। ये लोग हाउस स्टॉन्टन के थे और अब राइनेरा टारगेरियन के प्रति वफादारी की शपथ ले चुके थे। वे दोनों से कहते हैं कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें रैनीरा को अपनी सच्ची रानी मानकर उसके अधिकार के सामने झुकना होगा। लैरिस तुरंत खुद को एक साधारण आदमी बताकर झुक जाता है, लेकिन एगोन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है। आखिर एक राजा किसी दूसरे दावेदार के सामने कैसे झुक सकता था। स्थिति और तनावपूर्ण हो जाती है जब लैरिस सैनिकों को एगोन की असली पहचान बता देता है। वो कहता है कि ये वही राजा है जो ड्रैगन फायर में झुलस गया था और उसके सिर पर अभी भी ताज का अधिकार है। ये सुनते ही सैनिकों के चेहरे बदल जाते हैं। अब उनके सामने साधारण यात्री नहीं बल्कि एक राजा खड़ा था। कुछ सैनिक तुरंत एगोन और लैरिस को मारने की बात करने लगते हैं, लेकिन तभी लैरिस एक नया सुझाव देता है। वो कहता है कि उन्हें जिंदा रानी के पास ले जाया जाए, क्योंकि एगोन अभी भी आयरन थ्रोन का दावेदार है। आखिरकार फैसला लिया जाता है कि पहले उन्हें तट तक ले जाया जाएगा और फिर जहाज के जरिए ड्रैगनस्टोन भेजा जाएगा। इसके बाद कहानी पहुंचती है ड्रैगनस्टोन। यहाँ रैनीरा और प्रिंस जेसेरिस के बीच एक गंभीर बातचीत होती है। जेसेरिस को एलिसेंट हाईटावर के प्रस्ताव पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि ये एक जाल भी हो सकता है। आपको याद होगा कि पिछले सीजन में एलिसेंट अपनी जान जोखिम में डालकर ड्रैगनस्टोन आई थी। उसने रैनीरा से कहा था कि जब किंग्स लैंडिंग लगभग खाली हो जाए तब वो अपनी सेना लेकर हमला करे और वो अंदर से शहर के द्वार खुलवा देगी। रैनीरा को लगता है कि एलिसेंट सच बोल रही है। उसके अनुसार एगोन कमजोर है और एमंड जल्द ही हैरनहॉल की तरफ निकल जाएगा। ऐसे में एक तेज हमला पूरे युद्ध का रुख बदल सकता है। जब रैनीरा ये योजना अपनी ब्लैक काउंसिल के सामने रखती है तो मिसारिया, जेसेरिस और लॉर्ड सेल्टिगार इसे बेहद जोखिम भरा बताते हैं। फिर भी रैनीरा अपना फैसला नहीं बदलती। वो कॉर्लिस वेलारियन को संदेश भेजने का आदेश देती है और अतिरिक्त सैनिकों की मांग करती है। उसे पता था कि किंग्स लैंडिंग पर कब्जा करना जितना कठिन है, उससे भी ज्यादा कठिन उसे अपने नियंत्रण में रखना होगा। रैनीरा घोषणा करती है कि 2 दिनों के भीतर उनकी सेना किंग्स लैंडिंग की ओर रवाना होगी। अब सीन वापस किंग्स लैंडिंग में आता है। एलिसेंट ड्रैगनस्टोन से लौट चुकी है। तभी एक नाइट उसे संदेश देता है कि एमंड टारगेरियन आयरन थ्रोन कक्ष में उसका इंतजार कर रहा है। माँ और बेटे की ये मुलाकात काफी तनावपूर्ण रहती है। एलिसेंट एमंड से पूछती है कि वो हैरनहॉल के लिए क्यों नहीं निकला। एमंड जवाब देता है कि एगोन के भाग जाने के बाद राजधानी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी पर आ गई है। अगर वो भी चला गया तो किंग्स लैंडिंग पूरी तरह असुरक्षित हो जाएगी। इसके अलावा लॉर्ड ऑनरमंड हाईटावर अपनी 15,000 सैनिकों की सेना के साथ आगे बढ़ रहा है। वहीं उसका छोटा भाई डेरॉन टारगेरियन भी अपने ड्रैगन टेसारियन के साथ जल्द ही युद्ध में शामिल होने वाला है। उधर दूसरी तरफ ट्रायर्की की विशाल नौसेना भी हरकत में आ चुकी थी। उनका अगला निशाना था सी स्नेक कॉर्लिस वेलारियन की समुद्री नाकेबंदी। काफी समय से कॉर्लिस वेलारियन ने ग्लेट और नैरो सी के महत्वपूर्ण रास्तों को अपने नियंत्रण में ले रखा था, जिससे दुश्मनों का व्यापार लगभग ठप पड़ चुका था। यही वजह थी कि अब उसके खिलाफ एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी की जा रही थी। जब एमंड अपने सैन्य अभियानों और योजनाओं का जिक्र करता है तब एलिसेंट के चेहरे के भाव साफ बता देते हैं कि उसे इन योजनाओं की कोई जानकारी नहीं थी। 1 माह होने के बावजूद उसका अपना बेटा अब उससे बातें छिपाने लगा था। इसके बाद कहानी हमें एक युद्ध भूमि की तरफ ले जाती है। यहाँ डेमन टारगेरियन अपने सैनिकों के साथ दुश्मनों का बेरहमी से सफाया कर रहा था। उसके चेहरे पर वही पुराना आत्मविश्वास दिखाई देता है, लेकिन भीतर कहीं न कहीं बेचैनी भी छिपी हुई थी। युद्ध के बीच डेमन और ऑस्कर टली के बीच बातचीत होती है। दोनों आगामी रणनीति पर चर्चा कर ही रहे होते हैं कि अचानक जंगल की गहराइयों से बड़ी संख्या में योद्धा निकलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ पल के लिए माहौल पूरी तरह बदल जाता है। डेमन तुरंत सतर्क हो जाता है और अपने सभी सैनिकों को एकत्र होने का आदेश देता है, लेकिन जैसे जैसे वे लोग करीब आते हैं सच्चाई सामने आती है। ये कोई दुश्मन नहीं थे, ये थे
थे नॉर्थ के स्टार्क योद्धा। उनका नेतृत्व कर रहा था रॉड्रिक डस्टिन, जिसे कई लोग विंटर वुल्फ्स का नेता भी कहते हैं। रॉड्रिक आगे बढ़कर एक मारे गए लैनिस्टर का सिर डेमन के सामने रख देता है और कहता है, हम यहाँ जीतने नहीं आए, हम यहाँ मरने आए हैं, लेकिन मरने से पहले ड्रैगन क्वीन के दुश्मनों को साथ लेकर जाएंगे। ये सुनकर डेमन कुछ क्षणों के लिए चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आती है और वो जवाब देता है, अच्छा तो फिर अभी बहुत से लैनिस्टर बाकी हैं। इसके बाद सीन बदलता है और हम पहुंचते हैं ग्वेन हाईटावर और क्रिस्टन कोल के पास। लंबे युद्ध ने ग्वेन हाईटावर को थका दिया था। उसका मानना था कि अब बहुत से नाइट्स अपने सिद्धांतों और शपथों को भूल चुके हैं। क्रिस्टन कोल उसकी बात सुनकर हल्की हंसी के साथ कहता है, अगर सच कहूँ तो हम सब किसी न किसी रूप में अपनी शपथें तोड़ चुके हैं। उसकी आवाज में पछतावा भी था और कटु सत्य भी। शायद ये बात वो इसलिए कह रहा था क्योंकि खुद उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा शपथें तोड़ी थीं। इसके बाद हमें एक दिलचस्प दृश्य देखने को मिलता है। आसमान के नीचे 3 नए ड्रैगन राइडर दिखाई देते हैं, एडम ऑफ हल, ह्यू हैमर और उल्फ द व्हाइट। तीनों अपने अपने ड्रैगनों के साथ तैयार खड़े थे और वे घर के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आंखों में डर भी था और उत्साह भी। अब कहानी वापस रेना टारगेरियन और शीप स्टीलर की तरफ लौटती है। शीप स्टीलर उसे एक ऊंची पहाड़ी चोटी पर छोड़ देता है और फिर उड़ जाता है। रेना अकेली रह जाती है। चारों तरफ सिर्फ चट्टानें, तेज हवाएं और खामोशी। ऐसा लगता है जैसे ड्रैगन उसकी परीक्षा ले रहा हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एलिन ऑफ हल और कॉर्लिस वेलारियन की तरफ। कॉर्लिस एलिन को एक विदेशी पेय छकने के लिए देता है, लेकिन पहला घूंट लेते ही एलिन का चेहरा बिगड़ जाता है। उसे उसका स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं आता। कॉर्लिस मुस्कुराता है और बताता है कि ये पेय उसके प्रसिद्ध 9 वॉयजेज में से एक यात्रा के दौरान एक दूर देश से लाया गया था। दोनों की बातचीत चल ही रही होती है कि अचानक समुद्र में दुश्मन जहाज दिखाई देते हैं। माहौल तुरंत गंभीर हो जाता है। कॉर्लिस तुरंत ड्रैगनस्टोन में संदेश भेजने का आदेश देता है। पहले उसे लगता है कि ये जहाज शायद ग्रेजॉय या लैनिस्टर बेड़े के होंगे, लेकिन एलिन ध्यान से देखने के बाद बताता है कि ये जहाज ट्रायार्की के हैं। एमंड द्वारा भेजा गया टाइलैंड लैनिस्टर ट्रायार्की का समर्थन हासिल करने में सफल होता दिखाई दे रहा था, लेकिन ट्रायार्की की नेता शराको लोहार के अपने इरादे थे। वो सीधे ड्रैगनस्टोन पर हमला करने की बजाय ऐसी रणनीति बनाती है जिससे सी स्नेक को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके और यहीं से आने वाले युद्ध की नींव और भी मजबूत हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है रेना और शीप स्टीलर की तरफ। इस बार शीप स्टीलर अपने साथ एक भेड़ लेकर आता है। रेना भूख से इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वो उस भेड़ पर टूट पड़ती है। वो ऐसे खा रही थी जैसे कई दिनों से उसके पेट में अन्न का एक दाना भी न गया हो। ये दृश्य सिर्फ उसकी भूख नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि ड्रैगन को वश में करने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। इसके बाद कहानी हाईटावर सेना की तरफ बढ़ती है। यहाँ हमें पहली बार विशाल हाईटावर आर्मी की झलक देखने को मिलती है। सेना का नेतृत्व ऑर्मंड हाईटावर कर रहा था और उसके साथ मौजूद था डेरॉन टारगेरियन, जो एलिसेंट हाईटावर का सबसे छोटा बेटा है। सेना लगातार आगे बढ़ रही थी और युद्ध अब पहले से कहीं ज्यादा करीब महसूस होने लगा था। मिले हुए संदेशों के अनुसार एमंड टारगेरियन अगले 3 दिनों के भीतर हाईटावर सेना से जुड़ने वाला था। इसके बाद हमें रेड कीप में एलिसेंट और एमंड की बातचीत दिखाई जाती है। एलिसेंट बार बार एमंड को हैरनहॉल जाने के लिए कहती है, लेकिन एमंड हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता है। इस बातचीत के दौरान एक ऐसा दृश्य भी आता है जो एमंड के मानसिक और भावनात्मक संघर्षों की तरफ इशारा करता है। पिछले सीजन में भी हमने उसे एक वेश्यालय में उसी महिला के साथ देखा था और यहाँ भी उसका वही पक्ष सामने आता है। ऐसा लगता है कि शक्ति और भय के पीछे छिपा हुआ एमंड अभी भी अपने भीतर की कई कमजोरियों से जूझ रहा है। उधर ड्रैगनस्टोन में रेनीरा को एक बेहद चिंताजनक खबर मिलती है। उसे पता चलता है कि ग्लेड के समुद्री क्षेत्र में वेलारियन बेड़े पर जबरदस्त हमला हुआ है। ये सुनते ही रेनीरा तुरंत युद्ध में शामिल होने का फैसला कर लेती है, लेकिन जैकेरिस वेलारियन को लगता है कि रानी का खुद वहां जाना बहुत बड़ा जोखिम होगा। इसलिए वो रेनीरा को उसके कक्ष में ही रोक देता है और खुद ग्लेड की ओर निकल पड़ता है और यहीं से शुरू होती है इस एपिसोड की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी लड़ाई, बैटल ऑफ द ग्लेड। समुद्र आग से भर चुका था। जहाज एक दूसरे से टकरा रहे थे। आसमान में ड्रैगनों की गर्जना गूंज रही थी और हर तरफ सिर्फ मौत दिखाई दे रही थी। ट्रायार्की की कमांडर शराको लोहार पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसका असली लक्ष्य सिर्फ जीत हासिल करना नहीं था, वो कॉर्लिस वेलारियन से बदला लेना चाहती थी। दूसरी तरफ रेनीरा बेहद क्रोधित हो जाती है क्योंकि उसके आदेशों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा था। न डेमन उसकी बात सुन रहा था, न जैकेरिस, और यहाँ तक कि कुछ क्वीन गार्ड्स भी अपने स्तर पर फैसले लेने लगे थे। उधर जैकेरिस और बेला टारगेरियन अपने अपने ड्रैगनों के साथ युद्ध में प्रवेश करते हैं। शुरुआत में दोनों दुश्मन जहाजों को बड़ी आसानी से तबाह करने लगते हैं, लेकिन शराको लोहार ने हर स्थिति के लिए तैयारी कर रखी थी। उसके जहाजों पर लगे विशाल स्कॉर्पियन हथियार अचानक सक्रिय हो जाते हैं। एक शक्तिशाली प्रहार सीधे वेयरमैक्स की तरफ जाता है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है कि जैकेरिस बच नहीं पाएगा, लेकिन बेला समय रहते हस्तक्षेप करती है और हमला विफल कर देती है। उधर कॉर्लिस वेलारियन अपनी पुरानी
पुरानी समुद्री चालें चलना शुरू कर देता है। वो जानबूझकर अपने जहाज को एक बेहद पतले रास्ते की तरफ मोड़ता है ताकि शराको उसका पीछा करे और अपनी मुख्य सेना से अलग हो जाए। यही हमें फिर याद आता है कि उसे सी स्नेक क्यों कहा जाता है। समुद्र उसका घर था और समुद्री युद्ध उसकी सबसे बड़ी ताकत। लेकिन इसी दौरान एक और समस्या खड़ी हो जाती है। रेना टारगेरियन शीप स्टीलर के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंच जाती है। हालांकि उसका उद्देश्य ड्रैगनस्टोन लौटना होना चाहिए था, लेकिन वो सीधे लड़ाई के बीच पहुंच जाती है और यहीं सब कुछ नियंत्रण से बाहर हो जाता है। शीप स्टीलर किसी प्रशिक्षित युद्ध ड्रैगन की तरह व्यवहार नहीं करता। वो दुश्मनों पर तो हमला करता ही है, साथ ही वेलारियन सैनिकों और उनके सहयोगियों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। यहाँ तक कि वो बेला और उसके ड्रैगन के बेहद करीब तक पहुंच जाता है। रेना बार बार उसे नियंत्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन बिना प्रशिक्षण और अनुभव के एक जंगली ड्रैगन को नियंत्रित करना लगभग असंभव था। युद्ध का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। उधर शराको लोहार अपने जहाज को सीधे कॉर्लिस के जहाज से टकरा देती है। दोनों पक्षों के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं। अब ये समुद्री युद्ध नहीं बल्कि नजदीकी हथियारों की लड़ाई बन चुकी थी। कॉर्लिस और शराको आमने सामने आते हैं। दोनों के बीच एक शानदार और उग्र मुकाबला होता है, लेकिन तभी एक विस्फोट होता है और कॉर्लिस का जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। कॉर्लिस समुद्र में जा गिरता है। उसी समय एलिन आगे बढ़ता है और शराको लोहार से लड़ाई करता है। लंबे संघर्ष के बाद एलिन शराको को मार गिराने में सफल हो जाता है, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ा हादसा अभी बाकी था। शीप स्टीलर द्वारा पैदा की गई अफरा तफरी के बीच वेयरमैक्स गंभीर रूप से घायल हो जाता है। उसके पंख क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। वो ऊंचाई बनाए नहीं रख पाता और आखिरकार समुद्र में गिर पड़ता है। जैकेरिस किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो पानी में तैरकर निकलना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चारों तरफ ट्रायार्की के सैनिक उसे घेर चुके थे। अगले ही पल तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। एक के बाद एक तीर उसके शरीर में धंसते चले जाते हैं और अंततः जैकेरिस वेलारियन वहीं समुद्र के बीच अपनी आखिरी सांस लेता है। ये दृश्य पूरे एपिसोड का सबसे दुखद और सबसे भावनात्मक पल बन जाता है। जहाँ तक कॉर्लिस की बात है, आखिरी बार हमने उसे समुद्र में गिरते हुए देखा था। वो जिंदा है या नहीं, इस सवाल का जवाब अभी रहस्य बना हुआ है और शायद अगले एपिसोड में हमें इसका उत्तर मिलेगा। तो दोस्तों, यही थी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का एपिसोड 1 की पूरी कहानी। इस एपिसोड में राजनीति, विश्वासघात, ड्रैगन युद्ध और भावनात्मक नुकसान सब कुछ देखने को मिला। और अगर आने वाले एपिसोड भी इसी स्तर के रहे तो ये सीजन वाकई इतिहास बनाने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी और नए रहस्यों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।